हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप सब बहुत खुश और बिंदास होंगे। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर के बारे में, जो कि क्लास 8th के साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यह आपके एग्जामिनेशन में भी आपको हेल्प करने वाला है, एज वेल एज अगर कोई दूसरे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें भी ये आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। सो गाइस, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए फोर्स? फोर्स को हम हिंदी में बल कहते हैं। फोर्स का मतलब क्या होता है? जब भी हम किसी वस्तु के ऊपर पुश या पुल करते हैं, उसे हम फोर्स कहते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी वस्तु को अगर हम मूव करना चाहते हैं या उसे मोशन में लाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग बल का या फिर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। पुशिंग का मतलब आप क्या समझते हो? पुशिंग का मतलब होता है किसी भी वस्तु को धक्का देना। पुलिंग का मतलब होता है किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचना। तो ये दो चीज़ का इस्तेमाल कब हो रहा है? जब उसके ऊपर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स डाल के उसका पोजीशन एक जगह से दूसरे जगह अगर चेंज करना चाहेंगे, तो हम क्या करते हैं? उन्हें पुश या पुल करते हैं। एंड इट इज़ द डे टू डे एक्टिविटी। ये डे टू डे एक्टिविटी है जो कि हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। नेक्स्ट, ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और वाइस वर्सा। देखिए गाइस, जब भी हम किसी वस्तु के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आता है। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब आप क्या समझते हैं? स्टेट ऑफ मोशन का मतलब होता है कि एक बॉडी रेस्ट में है या वो मूवमेंट दिखा रही है। रेस्ट में का मतलब ये होता है कि वो बॉडी ना उसका कोई स्पीड है, ना कोई वेलोसिटी है, ना उसका कोई हलचल है। वो बॉडी वहीं के वहीं है, मतलब वो रेस्ट में है। मोशन का मतलब होता है कि उसका कुछ स्पीड है, कुछ वेलोसिटी है, कुछ यूनिट टाइम में वो कुछ डिस्टेंस मूव कर रही है या अपना पोजीशन चेंज कर रही है, उसको हम बोलते हैं मोशन। तो फोर्स का इस्तेमाल दो चीज़ों में ही होता है। एक तो एक बॉडी को मूवमेंट लाने के लिए फोर्स का इस्तेमाल होता है, तो दूसरी तरफ उस बॉडी को रोकने के लिए भी हम लोग फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, आप देख सकते हैं वो कि यहाँ पे ये जो गोलकीपर है, ये फुटबॉल को रोकने का काम कर रहा है। तो फुटबॉल को रोकने के लिए वो फुटबॉल के ऊपर अपना फोर्स अप्लाई कर रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हॉकी प्लेयर है, वो अपने हॉकी स्टिक से बॉल का डायरेक्शन चेंज करने का काम कर रहा है। यहाँ पे जो क्रिकेट फील्डर है, वो बॉल को रोकने का काम कर रहा है। तो ये तीनों एक्टिविटीज़ में ये कहीं ना किसी तौर पे यहाँ पे फोर्स का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन है कि डू मैग्नेट्स आल्सो एक्सर्ट ए पुश और पुल? क्या मैग्नेट्स भी, मतलब चुंबक जो हम खेलते हैं या चुंबक जो हम व्यवहार करते हैं, या ये किसी बॉडी के ऊपर या किसी भी वस्तु के ऊपर क्या पुश या पुल एक्सर्ट करता है, क्या अप्लाई करता है क्या उसके ऊपर? तो हमको पता है, हम खेलते भी हैं मैग्नेट, कि अगर एक मैग्नेट के पास हम कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट जाके रखेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं हम आयरन रख लिए, तो वो क्या करता है, अगर उसके मैग्नेटिक फील्ड के दौरान अगर आयरन आ गया उसके पास, तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, मतलब उसको पुल करेगा आयरन को अपनी तरफ। तो ये कौन सा फोर्स है? ये मैग्नेटिक फोर्स है, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। उसी तरीके से जो अपोजिट पोल्स होते हैं मैग्नेट के, वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसी तरीके से हम लोग अभी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस। इससे आपको फोर्सेस के बारे में और भी कई महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। देखिए गाइस, यहाँ पे जैसे बोला गया है कि व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, जब दो फोर्सेस
सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। जैसे आप इन दोनों बॉयज़ को देख सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, एक बॉक्स को उसको पुश करने का काम कर रहे हैं, उसको पुश करने का काम कर रहे हैं, उसको धकेलने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का जो फोर्स है वो रिजल्टेंट फोर्स का प्रोडक्ट निकलता है। इट मीन्स व्हाट, कि ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर एक बॉयज़ का अगर फोर्स है यहाँ पे F1 और दूसरे का अगर फोर्स होता है F2, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा F, ये दोनों का फोर्स मिला के होता है, जिसको हम नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। तो इसके रिजल्ट से क्या होता है कि वो बॉक्स जिस डायरेक्शन में उसे फोर्स दिया जा रहा है उस डायरेक्शन में वो मूवमेंट अपना दिखाएगा। क्लियर गाइस? सो आगे हम पढ़ते हैं, when two forces act in opposite directions, the net resultant force is the difference of these two forces. The forces has a magnitude which describes its length. देखिए गाइस, यहाँ पे बोला गया है कि जब दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला गया है ऑपोजिट डायरेक्शन। आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि ये देखिए दो बॉयज़ हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में अपना फोर्स डाल रहे हैं। आप इस बॉय को देखिए, ये बॉय इस डायरेक्शन में फोर्स डाल रहा है, तो ये जो बॉय है इस डायरेक्शन में फोर्स डाल रहा है। तो फोर्स का रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा, जिसका फोर्स ज़्यादा होगा उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो फोर्स के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का या फिर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 5 न्यूटन, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 5 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो होता है उसका मैग्नीट्यूड। अगर मैं बोलूँ कि ये जो बॉय है ये 10 न्यूटन का फोर्स डाल रहा है और ये दूसरा जो बॉय है वो 5 न्यूटन का फोर्स डाल रहा है, तो इसमें आप देख सकते हो कि 10 जो है वो क्या होता है, 5 से बड़ा होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो डिफरेंसेस ऑफ मैग्नीट्यूड हुआ वो हुआ 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, दैट्स इक्वल टू यहाँ पे 5 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स बॉय 1 जो है वो डाल रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर ज़्यादा फोर्स डाला जाएगा जिस डायरेक्शन से, वो उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको ये पॉइंट समझाया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि द फोर्स ऑलवेज हैज़ अ डायरेक्शन इन विच इट इज़ अप्लाइड एंड मेजर ऑफ इट्स स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड। फोर्स का एक डेफिनाइट डायरेक्शन होता है जिसमें हम फोर्स डालते हैं और वो हमेशा हम वो फोर्स का स्ट्रेंथ जो होता है, उसकी जो ताकत होती है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है, उसको हम उसके मैग्नीट्यूड के दौरान मेज़र करते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ ए फोर्स may alter when the direction of the magnitude of the force is changed। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो फोर्स का इफेक्ट होता है, मतलब जो बल का प्रभाव होता है वो तभी चेंज हो सकता है when the direction of the magnitude of the force is changed। एक तो उसका अगर हम डायरेक्शन चेंज करें तो फोर्स के इफेक्ट में चेंज आ सकता है, या फिर हम उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दें। जैसे मैंने आपको अभी कुछ सेकंड्स पहले ही समझाया कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। अगर मैग्नीट्यूड या फिर फोर्स के डायरेक्शन में अगर कुछ चेंजेस हो तो फोर्स का इफेक्ट चेंज हो सकता है। The effect of more than one forces being applied on an object is calculated by evaluating the net force acting on that object। जैसे कि गाइस मैंने आपको पहले ही बताया कि एक फोर्स का इफेक्ट जो होता है, जब भी फोर्स कोई भी बॉडी के ऊपर या कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया जाता है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम।
जब भी जो नेट फोर्स पड़ता है एक बॉडी के ऊपर, जब भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाइड होता है तो उसके नेट फोर्स के दौरान ही उसे मेजर किया जाता है कि उसके ऊपर कितना फोर्स पड़ा। नेट फोर्स का मतलब होता है द टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स, द रिजल्टेंट फोर्स दैट इज बीइंग अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट, उसे बोलते हैं हम लोग नेट फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट, if two forces are acting upon each other having equal magnitude, strength and in opposite direction, then the net force acting on the object will be zero. So guys, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। यहाँ पे क्या बोला गया है आप देख सकते हो, यहाँ पे बोला गया है, आप यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ले लो। यहाँ पे बोला गया है कि ये जो दो बॉयज़ हैं ये क्या कर रहे हैं, ये फोर्स डाल रहे हैं। ये जो पहला बॉय है, सपोज हम इसको ले जाते हैं ए, बॉय ए, और ये सेकंड बॉय इसको ले जाते हैं बॉय बी। तो अगर ये जो बॉय ए है अगर वो इस डायरेक्शन में फोर्स डाल रहा है और बॉय बी जो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डाल रहा है, सपोज ये भी 5 न्यूटन का फोर्स डाल रहा है और ये भी 5 न्यूटन का फोर्स डाल रहा है, तो दोनों इक्वल फोर्स डाल रहे हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डाल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो हो जाता है 0, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा क्योंकि इसके ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस डाले जा रहे हैं। ओके गाइस, देखिए, फोर्स कैन ब्रिंग डिफरेंट इफेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट, पोजिशन, साइज एंड शेप। फोर्स क्या कर सकता है, एक ऑब्जेक्ट के पोजीशन, साइज और शेप के ऊपर अलग अलग इफेक्ट डाल सकता है। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेशन का मतलब होता है द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सीलरेशन, जो कि आप अगर क्लास 9th में जाओगे तो आप इसके बारे में पढ़ोगे अच्छे से। क्लास 9th का जब मैं वीडियो डालूंगा फोर्स के बारे में, उसमें मैं अच्छी तरीके से इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हो F इज इक्वल टू एम इंटू ए या फिर एम ए, एफ का मतलब होता है यहाँ फोर्स। तो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक बॉडी के मास और उसके वो जो मूवमेंट दिखाएगा उसके एक्सीलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, चेंज इन वेलोसिटी, उसको बोलते हैं हम एक्सीलरेशन। ओके गाइस, सो जैसे मैंने बोला कि फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। न्यूटन का मतलब होता है कि जब मैंने जैसे आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन समझाया था कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जो फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए, तो मास का जो यूनिट होता है वो होता है केजी और एक्सीलरेशन का होता है मीटर स्क्वायर। तो केजी पर मीटर स्क्वायर जो होता है उसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं, और न्यूटन जो है वो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स है। हम फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसको रिप्रेजेंट हम करते हैं न्यूटन के थ्रू। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर गति बदलना है, अगर उसका मोशन चेंज करना है, उसको स्पीड करना है या उसको रेस्ट में लाना है, कुछ भी अगर करना है तो उसके ऊपर हमको सर्टेन अमाउंट में फोर्स डालना पड़ता है। सो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट इज मूविंग बाय ए सर्टेन स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक ऑब्जेक्ट को मोशन में हम कैसे पता करते हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो हम बोलते हैं कि वो मोशन में है। कुछ अगर स्पीड है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है तो हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, सपोज वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, इट मीन्स दैट इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन, मतलब उसका ना कोई वेलोसिटी है ना कोई स्पीड है, तो इसका मतलब वो अपना जो पोजीशन है उसे चेंज नहीं कर रहा विद रेस्पेक्ट टू द पॉइंट, या फिर कोई भी पॉइंट के हिसाब से, कोई भी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से वो अपना जो पोजीशन है वो चेंज नहीं कर रहा। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं इधर कि वो जो ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो कुछ मोशन नहीं दिखा रहा है उसका 0 स्पीड है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो उसका स्पीड क्या हो गया इधर, उसका स्पीड हो गया इधर 0।
Next point. When the object starts moving, it means that its position is being changed with respect to an observation point. देखिए, अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसको, उसके तहत अगर वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, जैसे एक ऑब्जेक्ट एक पोजीशन में था, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू में समझा रहा हूँ। सपोज आप पकड़ लें कि ये एक रेफरेंस पॉइंट है ये ऑब्जेक्ट का, ये 1 मिनट पहले एक ऑब्जेक्ट यहाँ था, अब वो मूव करके इस पॉइंट में पहुँच गया है बी पॉइंट में। तो ये जो डिस्टेंस उसने जो मूव किया है एक रेफरेंस पॉइंट के तहत, इसी को हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया है, उसके पास उसका कुछ स्पीड है। अगर वो चेंज नहीं करता ये पॉइंट को तो हम बोलते हैं कि वो 0 स्पीड में है या वो कोई मोशन यहाँ दिखा नहीं रहा। जैसे यहाँ पे इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो, अगर हमको इस गाड़ी को मूव करवाना है, ये गाड़ी रेस्ट में है, अगर इसको मूव करवाना है तो हम इसके ऊपर कुछ फोर्स डालेंगे, वो पुशिंग करने के फॉर्म में डालेंगे अगर इस ट्रक को हमको मूव करना है। तो अगर हम इस डायरेक्शन से इसके ऊपर फोर्स डाल रहे हैं तो इसका जो डायरेक्शन होगा मूवमेंट का उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हम उसके ऊपर फोर्स डाल रहे हैं। तो ये जो ट्रक है, ये टॉय ट्रक, ये मूवमेंट दिखाना शुरू करेगा। Not only this, a force applied onto an object can change its speed, bring it to rest or even change the direction of its motion. तो सिर्फ फोर्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्ट हो रहा है वो सिर्फ उसका स्पीड नहीं बल्कि उसको रेस्ट में ला सकता है, मतलब उसका स्पीड 0 कर सकता है, या फिर उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है उसको भी बदल सकता है। It may bring a combination of these effects as well as such as a change in direction of motion and change in the speed of the motion altogether. मतलब ये कॉम्बिनेशन वाइज भी क्या कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है या मोशन, एक ऑब्जेक्ट का मोशन को भी चेंज कर सकता है। Hence we can say that force can change the state of motion of an object. तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि फोर्स क्या कर सकता है, एक ऑब्जेक्ट का मोशन को, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है। स्टेट ऑफ मोशन जैसे फिर से मैं आपको बता देता हूँ, स्टेट ऑफ मोशन का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर वो मूवमेंट दिखा रहा है, मूव कर रहा है, उसको बोला जाता है स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर वो रेस्ट में है तो उसका स्पीड और वेलोसिटी 0 होता है, अगर वो मूवमेंट में हुआ है तो उसका स्पीड और वेलोसिटी चेंज होते रहते हैं। Any object cannot move by itself or change its state of motion on its own without the application of force. तो क्या यहाँ तक का जो मैंने आपसे डिस्कस किया, क्या आपको लगता है क्या कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स ना डालें तो वो अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज करेगा? ऐसे कभी नहीं हो सकता। जब तक हम लोग एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे वो अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगा। जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने लगेंगे या एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वहाँ पे होगा, फोर्स कम इनटू प्ले, देन द ऑब्जेक्ट विल चेंज इट्स पोजिशन। However, it is not a case that this change of state of motion will take place every time with every kind of object. For instance, if a person tries to push a very heavy object such as a wall, it could not at all. It means what? कि देखिए बहुत ही जगह में एक्सेप्शन है कि अगर हम एक बॉडी के ऊपर फोर्स डाल रहे हैं वो बॉडी कभी कभार मूवमेंट नहीं भी होता, क्योंकि क्या होता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझें कि अगर एक आदमी या अगर एक इंसान एक दीवार को धकेलने की कोशिश कर रहा है कि वो दीवार काफ़ी हैवी है, उसका मास ज़्यादा है, तो वो मूवमेंट नहीं दिखाएगा, उसका फोर्स जो है वो आदमी के फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए वो मूवमेंट वहाँ नहीं दिखाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हो कि यहाँ पे एक आदमी एक रबर बैंड को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा है, उसका पोजीशन चेंज होता है जब वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। यहाँ पे एक स्पॉन्ज को प्रेस किया जा रहा है तो उसमें उसका शेप चेंज हो रहा है, एक स्प्रिंग को यहाँ पे स्क्वीज किया जा रहा है तो यहाँ पे फोर्स चेंज हो रहा है। देखिए, तो ये सब एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के दौरान ही हो रहा है। बाद में जब फोर्स को यहाँ रिमूव कर दिया जाता है, इन बॉडीज से जब फोर्स को रिमूव कर दिया जाता है तो देखिए जो पहले रबर बैंड इस पोजीशन में था, अभी रबर बैंड जो है वो इस पोजीशन में आ गया,
उसका जो नॉर्मल पोजीशन था, ओरिजिनल पोजीशन, उसने गेन कर लिया। इसको जब प्रेस किया जा रहा था स्पॉन्ज बॉल को, वो दब जा रहा था, प्रेस हो जा रहा था, लेकिन अब जो है जब उससे वो फोर्स रिलीज किया गया तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्प्रिंग है उसको स्क्विच किया जा रहा था, लेकिन ये स्प्रिंग क्या है, उसके नॉर्मल पोजीशन में आ गया जब उसमें से हमने जो फोर्स है उसे रिमूव कर दिया। The shape of an object can be altered if some force is applied on it, depending upon the magnitude of the force that is being applied and the rigidity of the object. The effect on its shape and size can be observed. जैसे हमने बोला कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके शेप, उसके साइज में चेंजेस आती है, लेकिन जब उसके ऊपर से हम फोर्स अप्लाई करना छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे करके अपना जो ओरिजिनल पोजीशन है वो गेन कर लेता है। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्ट करने के दौरान ही फोर्स का जनरेशन होता है। फोर्स को इस तरीके से दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, एक होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरे होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब इनके बीच का अंतर, इनके बीच का डिफरेंस क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं ये ऐसे फोर्सेस होते हैं, ये दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं जब वो कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। ये मस्कुलर फोर्स कैसे फोर्स होते हैं, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने बॉडी के दौरान, अपने मसल्स के दौरान जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसे हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस किसे होते हैं, किसे कहते हैं, दिस काइंड्स ऑफ फोर्सेस आर अप्लाइड व्हेन द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। ये फोर्सेस तब एक दूसरे के साथ प्ले में आते हैं जब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आते। एंड येट आर एक्सर्टिंग ए फोर्स अपॉन ईच अदर, कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे लेकिन एक दूसरे के साथ फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले ही आपको मैग्नेटिक फोर्स के बारे में समझाया था। हमको पता है कि मैग्नेट को हम रख देंगे, कोई मेटल उसके आसपास रखेंगे तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब वो मेटल के ऊपर अपना फोर्स जनरेट कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो इस यूनिवर्स में, इसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है। और इसके ऊपर एक बहुत ही फेमस लॉ भी है न्यूटन का। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब होता है चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो ऑफ हम बोलते हैं चार्जेस, ये भी किस लिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स जनरेट हो रहा है हीटिंग के दौरान, जिससे कंडक्शन होके चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हैं। आई होप आपको कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जा रहे हैं। मैं सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देन अभी जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं उनके जो एग्जांपल्स हैं उसको हम समझ लेते हैं। जैसे है मस्कुलर फोर्स। अब मस्कुलर जो वर्ड है उसी से आप समझ जा रहे हैं कि इसका मतलब है हमारी मांसपेशियां या फिर मसल्स। द फोर्स दैट कम्स इन टू प्ले बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ मसल्स, क्योंकि हमारे मसल्स के एक्शन से, हम मसल्स का जब इस्तेमाल करते हैं कोई भी फोर्स को जनरेट करने के लिए, उस फोर्स को हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि ह्यूमन बींग्स यूज मस्कुलर फोर्स इन ऑर्डर टू वॉक। हम लोग चलने के लिए अपने पैरों का जो मसल्स है उसका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स इज बिकॉज ऑफ मस्कुलर फोर्स। हमारे जो लंग्स का जो कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन होता है, जब भी हमारे अंदर जो एयर इनहेल एक्सेल हम करते हैं तो उस दौरान भी हम लोग मसल्स का इस्तेमाल करते हैं, ये भी मस्कुलर फोर्स का ही एग्जाम्पल है। मूवमेंट ऑफ फूड अलोंग द फूड पाइप, तो हमारे फूड पाइप में जो एलिमेंट्री कैनल में जो फूड का जो मूवमेंट होता है वो भी मसल्स के दौरान ही होता है, जिसको हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एनिमल्स कैन ऑल्सो एक्सर्ट मस्कुलर फोर्सेस, दैट्स वाई दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे कि पहले के ज़माने में हम ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए एनिमल्स का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि हमारे पास बुलक कार्ट है,
बुलक कार्ट था, आज भी यूज़ करते हैं बहुत सारे जगहों में। आज तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आ गई हैं, उतना यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन बुलक कार्ट्स पहले यूज़ होता था, आज भी यूज़ होता है। जिससे क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कि बहुत सारी चीज़ें को फार्मिंग में प्लोइंग के लिए भी हम लोग बुलक कार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी जो जानवर होते हैं अपने मस्कुलर फोर्स का यहाँ इस्तेमाल करते हैं और मूवमेंट दिखाने में वो हेल्प करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, मस्कुलर फोर्स अप्लाइड बाय एनिमल्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? इट इज द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द सरफेस ओवर एन ऑब्जेक्ट whenever द ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन द सरफेस। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी सतह के ऊपर मूव कर रहा है तो वो उस सतह के ऊपर कोई ना कोई फोर्स जनरेट करेगा, तो उस फोर्स को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, तो इनके ये सब कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। देखिए, फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। अगर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि जब हम साइकिलिंग करते हैं तो हम लोग पैडल के ऊपर हमारा मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ओवरकम होके वो मूवमेंट दिखाता है। जब हम पैडलिंग करना छोड़ देते हैं तो हम अपना फोर्स रिलीज़ कर देते हैं, जिससे हमारा जो मस्कुलर फोर्स है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कम हो जाता है या घट जाता है, जिसके जरिए धीरे धीरे करके वो साइकिल रेस्ट में आ जाती है। इट लीड्स टू जनरेशन ऑफ हीट एज टू सरफेसेस कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। जैसे कि दो सब सरफेस अगर क्लोज होकर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए तो इससे हीट जनरेट भी हो सकता है। जैसे कि हमने देखा है माचिस का जो डिब्बा होता है उसके जो साइड का जो सरफेस होता है वो रफ़ होता है, और जब माचिस को हम उसमें घसते हैं उस रफ सरफेस में तो वहाँ से आग निकलती है, क्योंकि ये इससे इग्निशन टेम्परेचर जो होता है उस केमिकल का वो रीच हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी रब आवर हैंड टुगेदर, जब हम अपने हाथों को रगड़ते हैं एक दूसरे के साथ तो वहाँ से हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि ये फ्रिक्शन का एक एग्जाम्पल है। फ्रिक्शनल फोर्स आल्सो लीड्स टू वेयर एंड टियर ऑफ द सर्फेस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। जैसे कि अगर हमारा सोल ऑफ शूज़ है, हमारे शूज़ का जो सोल है वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म होता है, क्योंकि वो हमेशा रफ सरफेस के कांटेक्ट में आते रहता है ग्राउंड की। तो इससे एक ऑब्जेक्ट का वेयर एंड टियर भी होता है, मतलब वो ख़त्म भी होता है फ्रिक्शनल फोर्स के दौरान। आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिखाया था, आपको बताया था कि ये पुशिंग फोर्स है, इस डायरेक्शन में फोर्स डाल रहा है ऑब्जेक्ट, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है इसके साथ ये जो सरफेस है कांटेक्ट में है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर जनरेट करता है। अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये है तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही काम करेगा। क्लियर गाइस? अब हम पढ़ते हैं एयर रेजिस्टेंस के बारे में। एयर रेजिस्टेंस क्या होता है? Whenever an object moves or flies in the air, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है या एयर में फ्लाई करता है, जैसे कि एरोप्लेन आप पकड़ लीजिए, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस। तो ये हमेशा एक फोर्स अपने ऊपर अनुभव करता है, जिसको हम लोग एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्लेन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका फोर्स ऑफ डायरेक्शन है, लेकिन एयर जो है एटमॉस्फेयर में उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स डाल रही है, तो इसको बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। और ग्रेविटी भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का कोशिश कर रही है, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो इससे आप समझ जाइए कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का एक एग्जाम्पल है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, कोई भी चीज़ में रुकावट, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जाम्पल समझते हैं। मैग्नेटिक फोर्स एक तरह के नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय एनी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। जब भी कोई मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट के ऊपर से एक फोर्स जनरेट होता है उसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। जैसे कि वी नो दैट लाइक मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर। हमको पता है कि जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, जैसे आपने बार मैग्नेट देखा होगा, एक तरफ होता है नॉर्थ पोल, एक तरफ होता है साउथ पोल।
अगर हम नॉर्थ पोल को पास लाने की कोशिश करें, वो कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल मतलब एक दूसरे को दूर पुश कर देते हैं। और अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो मैग्नेट के ज्वाइन करने की कोशिश करें तो एक दूसरे को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एग्जाम्पल है। ऑल्सो ऑपोजिट मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, दैट इज दे पुल ईच अदर टूवर्ड्स देमसेल्फ। तो जैसे कि मैंने अभी बता दिया कि ऑपोजिट मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं आप अपने एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कि ग्रीन एरोज इंडिकेट मैग्नेटिक फोर्सेस। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि इससे यही बताया गया है कि ये देखिए, ये जो रेड पार्ट है ये ब्लैक पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। सपोज ये मैग्नेट का जो रेड पार्ट है, क्योंकि वो अनलाइक पार्ट्स हैं तो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो लाइक पार्ट्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और अगर इस फॉर्म में इनको रख दिया जाए तो ये लोग एक दूसरे को रोटेट करने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या होते हैं? सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज पार्टिकल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। कोई भी बॉडी के ऊपर चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं, अगर वो कुछ फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। सिमिलरली ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट और पुल ईच अदर टूवर्ड्स देमसेल्फ। जैसे कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को पुश करते हैं, रिपेल करते हैं, वैसे ही जो अपोजिट फोर्सेस हैं एक दूसरे को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है रिपल्सन का। मतलब ये पॉजिटिव चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, ये लाइक चार्जेस है। न्यूट्रल वो कुछ मूवमेंट नहीं दिखा रहे, लेकिन जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे हमको ये पता चलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और नेगेटिव चार्जेस या पॉजिटिव चार्जेस या फिर लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। देखिए गाइस कि ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ये कोई भी बॉडी को, कोई भी फिजिकल बॉडी को या कोई भी बॉडी को ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ या अर्थ के सेंटर के तरफ उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहा जाता है। दैट एक्ट्स अपॉन ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर प्रेजेंट ऑन और नियर द अर्थ सरफेस। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस के ऊपर या उसके आसपास रहेगा तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ग्रेविटी इज ए प्रॉपर्टी एग्जिबिटेड बाय एवरी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं वो ग्रेविटी का जो प्रॉपर्टी है वो शो करते हैं। सिर्फ अर्थ में नहीं बल्कि यूनिवर्स में हर तरफ। आप हमारे सोलर सिस्टम में को देख सकते हैं, तो सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर अपने अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। ये क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि उनको ग्रेविटेशनल फोर्स उनको इस तरीके से बाइंड करके रखा है कि वो रोटेट कर रहे हैं, रिवोल्यूशन दिखा रहे हैं हमारे सन के चारों ओर सोलर सिस्टम में। तो ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स का ही एक एग्जांपल है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो लड़का है ये बॉल को ऊपर उछालने की कोशिश करता है, लेकिन ये बॉल थोड़ी देर ऊपर उछल के फिर वो नीचे आ जाता है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्टेड करने का काम कर रहा है। अब गाइस अभी हम डिस्कस करेंगे जो सेकंड पार्ट है हमारा इस चैप्टर का, जो कि प्रेशर। अभी प्रेशर क्या होता है उसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो ध्यान देके गाइस इस वीडियो को आप देखिए, जिससे आपका कोई भी डाउट ना रहे, हर डाउट आपका क्लियर हो जाए। आप अगर इसी तरीके से हमको सपोर्ट करेंगे, हम आपको अच्छा वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको इजीली एक्सेसिबिलिटी, आपका जो डाउट है हर तरीके से क्लियर होता रहे। Not only the magnitude of the force but the area upon which it acts also affect the changes it may bring upon an object। सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं, इसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं फोर्स का, लेकिन जिस एरिया के ऊपर वो काम करता है वो भी कुछ चेंज लाता है एक ऑब्जेक्ट का।
जैसे कि बोला गया है द फोर्स एक्टिंग अपॉन ए यूनिट एरिया। सपोज एक यूनिट एरिया है, उसके ऊपर अगर कुछ फोर्स डाला जा रहा है, तो उसी को हम लोग प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर का मतलब क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू, जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया उसको हम बोलते हैं प्रेशर। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे कि अगर हमने हमारे सिर के ऊपर हमने एक बुक रखा, तो हमको उतना प्रेशर फील नहीं होगा, क्योंकि उसका फोर्स हमारे ऊपर उतना नहीं गिर रहा। लेकिन जब हम और 2-3 बुक उसके ऊपर रखते जाएंगे तो उसका जो फोर्स है वो राइज होते जाएगा। तो एरिया कम है लेकिन उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रेशर ज़्यादा राइज हो रहा है। तो प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रेशर कोई भी जो ऑब्जेक्ट एक्सर्ट करता है वो उसके सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना कम होगा, सरफेस एरिया जितना कम होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा। तो उसका मतलब क्या है कि वो फोर्स ज़्यादा हो जाने से इसका मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। अभी हमारे पास एक बैलून है, इन्फ्लेटेड बैलून, जिसको हम उसमें क्या कर रहे हैं, एयर डाल रहे हैं। वो बैलून का जो क्वांटिटी है उसमें जितना एयर हम डालेंगे उतना रह पाएगा। ज़्यादा डालेंगे तो वो एयर क्या करेंगे, वो एयर के जो पार्टिकल्स हैं उसके कंटेनर के ऊपर फोर्स डालना शुरू करेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बैलून जो है वो बस्ट हो जाएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है प्रेशर उतना ही ज़्यादा कम होता है। इफ़ द सरफेस इज स्मॉल, अगर सरफेस कम है, द अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाइड इज लार्ज, प्रेशर ज़्यादा होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो प्रेशर का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है पास्कल। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने बोला यहाँ पे फोर्स एरिया प्रेशर, इसके बारे में बताया गया है कि प्रेशर जो होता है, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। जब एरिया इधर हम ले आएंगे और फोर्स यहाँ पे इसको नीचे इनटू करेंगे तो ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू फोर्स बाय प्रेशर। ये एक्सप्रेशन है। या फिर फोर्स इज इक्वल टू एरिया इनटू प्रेशर। जैसे आप देख सकते हैं कि हमको पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू है फोर्स बाय एरिया। जैसे मैंने बताया था आपको कि फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, एरिया का होता है वो होता है स्क्वायर मीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि प्रेशर का जो यूनिट है पास्कल, उसका जो ऐसा यूनिट है वो हो जाएगा, या पास्कल उसका ऐसा यूनिट, या फिर उसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में भी उसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन द एरिया एंड प्रेशर। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि रिलेशन क्या है। सिंपली आप देखिए कि एरिया और प्रेशर के अंदर रिलेशन क्या है। मैंने जैसे बोला आपको कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। यहाँ पे कुछ सर्टेन न्यूटन का जो फोर्स है इस बॉडी के ऊपर दिया जा रहा है, एक्सर्ट किया जा रहा है। इस बॉडी को जब ऐसे रखा जा रहा है तो इसका एरिया इतना 0.1 स्क्वायर मीटर का, इसके ऊपर 1000 पास्कल्स का प्रेशर पड़ रहा है। लेकिन जब इसको हम खड़ा करते हैं इस आकार में तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, इसका एरिया जो होता है वो क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि एरिया घटा तो प्रेशर ज़्यादा पड़ा। सेम फोर्स डिफरेंट एरिया डिफरेंट प्रेशर। इसका मतलब इससे हम ये साबित करते हैं कि अगर एरिया बढ़ता है तो प्रेशर घटता है, प्रेशर बढ़ता है तो एरिया घटता है। मीन्स प्रेशर एंड एरिया आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। गाइस आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि एक निडल है, उसका एक पॉइंटेड एंड होता है दैट हैज़ ए वेरी स्मॉल सरफेस एरिया, क्योंकि उसका स्मॉल सरफेस एरिया होता है। हैंस व्हेन ए लार्ज फोर्स इज एक्सर्टेड अपॉन द निडल विथ ए हैमर, द प्रेशर ऑन द निडल इंक्रीजेस एंड इट इजीली मूव्स इनसाइड द वॉल। आपने देखा होगा कि जो निडल होता है, जो खील होती है, उसका जो एंड होता है काफ़ी पॉइंटेड होता है। इसका मतलब वो एरिया बहुत ही कम घेरेगा। तो उसके ऊपर जब किसी हैमर से, किसी हथौड़े से फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो वो इजीली क्या करेगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रेशर ज़्यादा है, एरिया कम है, तो वो क्या करेगा, खील इजीली अंदर घुस जाएगा।
Shoulder bags always have broad straps rather than thin straps in order to minimize the pressure that would be exerted on the shoulders of the carrier due to the gravitational force acting upon the bag। जैसे आपने देखा होगा, आप जब स्कूल जाते हो कि आप कोई भी बैग अगर यूज़ करते हो तो उसका वो बैग जो है उसका जो स्ट्रिप होता है जो आप अपने शोल्डर में डालते हो, जो स्ट्रैप होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है, नैरो ना होके काफ़ी ब्रॉड होता है। क्योंकि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, जिससे जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो गिर रहा है वो कम इफेक्ट होता है और आपके ऊपर उतना फोर्स नहीं डलता, या आपके ऊपर आपको उतने फोर्स से इफेक्ट नहीं होना पड़ता। इसका मतलब वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है तो इससे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और आपके ऊपर उतना प्रेशर नहीं पड़ रहा। Tools that are used for cutting and piercing always have sharp edges because as a person would apply force on the tool, its sharp edges would exert more pressure due to less surface area and the objects would cut down easily। जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे हम एक एक्स से हम लोग वुड को काटते हैं, वुड कटर्स वगैरह एक्स का इस्तेमाल करते हैं, कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं लकड़ियाँ काटने के लिए। तो वो कुल्हाड़ी का जो एज होता है उसको काफ़ी शार्प कर लेते हैं, जिससे जो उसका एज जितना डिक्रीज होगा प्रेशर उसके ऊपर उतना बढ़ेगा, तो इजीली वो क्या कर सकते हैं, वो डिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं या फिर फॉरेस्ट वगैरह को वहाँ पे काट सकते हैं, इजीली काट सकते हैं। अगर ना उसका शार्प ना होके उसका अगर जो एंड होता वो अलग होता तो इजीली उसे काट नहीं पाएंगे, लेकिन अगर शार्प एंड रखेंगे तो इजीली उसको उस वुड को इजीली काट सकते हैं। The two tires of a tractor are wider. The two tires of a tractor are wider because it minimizes the pressure exerted by the tractor on the ground. As a result, it becomes easier to move the tractor on a muddy field. देखिए, अगर जो ट्रैक्टर उसको एग्रीकल्चरल फील्ड में ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जब ट्रैक्टर को हम यूज़ करते हैं उसका जो टायर्स होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है। किस लिए टायर को ब्रॉड किया जाता है? क्योंकि वो मडी ग्राउंड में भी इजीली मूव कर पाए। इसी तरीके से आप अगर कैमल को देखेंगे, जिसको शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है, वो इजीली क्यों मूव कर सकता है सैंडी सरफेस में? क्योंकि उसका जो फुट होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है। तो लिक्विड्स कैसे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? लिक्विड्स एंड गैसेस, इनको फ्लूइड्स भी हम कहते हैं। लिक्विड्स एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। तो लिक्विड को, जैसे हमने एक बोतल में लिक्विड को रखा, वो बोतल के ऊपर फोर्स डालेगा क्योंकि वो बोतल एक कंटेनर है, उसके ऊपर जितना हम लिक्विड उसमें पोरिंग करेंगे वो उसके कंटेनर के ऊपर फोर्स डालता जाएगा। वैसे ही गैसेस भी उस कंटेनर के ऊपर ही फोर्स डालते हैं, जैसे कि मैंने आपको बैलून का एग्जांपल दिया था। द pressure that exerts on the bottom of the container is dependent upon the height of the liquid in the container। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो प्रेशर है जो लिक्विड एग्जर्ट करता है जो कंटेनर के नीचे, जो बॉटम में, मतलब अगर हम बोतल में पानी भरेंगे तो बिल्कुल उसका जो निचला जो एरिया है उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो प्रेशर डल रहा है उसके ऊपर, इज डिपेंडेंट अपॉन द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द कंटेनर। मतलब वो कितने हाइट से लिक्विड उस कंटेनर के ऊपर, मतलब कंटेनर के अंदर रखा गया है, उससे ये डिटरमाइन होता है कि बॉटम सरफेस जो है उस कंटेनर का उसके ऊपर कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। द लिक्विड एग्जर्ट इक्वल प्रेशर ऑन डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो लिक्विड क्या करता है, वो डिफरेंट फोर्सेस डालता है, डिफरेंट प्रेशर डालता है कंटेनर के वॉल्स के ऊपर, जो कि सेम डेप्थ के होते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ जो हमको दिखाया गया है कि प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ। इसका मतलब क्या है कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो कंटेनर है इसके डेप्थ के साथ, मतलब ये जितना गहरा होगा, जितना हाइट इसका होगा, उस डेप्थ के साथ ये टॉल सिलेंडर है तो उसका प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। वाटर कम्स आउट ऑफ द होल्स। हम ज़्यादा पानी भरेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो होल्स के दौरान वो पानी क्या हो जाएगा, जितना पानी ये रख सकता है रख पाएगा, जितना क्वांटिटी इसके पास है, ज़्यादा पानी वो वहाँ से रिलीज़ करने लगेगा। आप देख सकते हैं कि प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, प्रेशर हर डायरेक्शन में काम करता है। ये प्लास्टिक बैग है, यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल होल्स हैं, जब हम पानी यहाँ पे डाल देते हैं तो पानी यहाँ से बाहर निकलने लगता है। ये हर एक डायरेक्शन में पानी यहाँ से बाहर निकलेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो लिक्विड या जो गैस के पार्टिकल्स हैं या फिर फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इस कंटेनर में हर एक डायरेक्शन में वो अपना फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं।
Similarly, gases also exert pressure on the walls of the container. The molecules of a gas of high kinetic energy collide with walls applying large force. As a result, these molecules apply pressure on the walls of the container. तो गैसेस हमेशा क्या करते हैं कि अगर इस कंटेनर के अंदर एक गैसेस को भरा गया तो उसके वॉल के ऊपर वो हमेशा फोर्स एक्सर्ट करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस होते हैं वो उनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है जो एनर्जी मोशन के दौरान जनरेट होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जो एनर्जी हमारा मोशन में हो रही होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो जब एनर्जी मोशन में आ जाएगी, जब पार्टिकल्स मोशन में आ जाएंगे वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, एक दूसरे को तो हिट करेंगे, उसके साथ कंटेनर के वॉल को भी हिट करेंगे। तो जब कंटेनर के वॉल को हिट करेंगे तो वो कंटेनर वॉल के ऊपर प्रेशर इतना एक्सर्ट कर देंगे कि ये बर्स्ट हो जाएगा, ये फट जाएगा। देख सकते हैं यहाँ दिखाया गया है कि पार्टिकल्स कैसे कंटेनर के वॉल के ऊपर अपना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके वो इतना फोर्स एक्सर्ट कर देंगे इस कंटेनर के वॉल के ऊपर कि एक टाइम आएगा कि यहाँ ये जो वॉल ऑफ द कंटेनर है वो और प्रेशर झेल ना पाके ये क्या हो जाएगा, ये फट जाएगा या फिर बर्स्ट हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। तो दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ए लेयर ऑफ गैसेस इज प्रेजेंट अराउंड द अर्थ सरफेस। हमको पता है कि हमारा अर्थ जो है उसको चारों तरफ से एक ब्लैंकेट घेर के रखता है जिसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर जो है वो एयर से बना हुआ है और हमको पता है कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट रहते हैं। तो ये क्या करता है, ये एक लेयर बना के हमारे ऊपर एक फोर्स डालता है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ये इसको हम अनुभव नहीं कर पाते, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जितना ये प्रेशर हमारे ऊपर डालता है फोर्स, उतना ही इक्वल फोर्स हमारा बॉडी उसके ऊपर डालता है। The value of atmospheric pressure at sea level is 101325 पास्कल। It means what? कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डाटा बताया गया है कि जो वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि सी लेवल के ऊपर है वो इतना पास्कल है, 101325 पास्कल। उसके बाद ये तो जनरल नॉलेज के लिए है। अब आगे आप देख सकते हैं द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस। हम जितना ही अंदर अर्थ सरफेस के अंदर घुसते जाएंगे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होते हुए जाएगा। हम सी लेवल में हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना नहीं है, लेकिन जैसे ही हम कॉन्टिनेंट के अंदर घुसते जाएंगे उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर राइज होते हुए जाएगा। आप देख सकते हैं कि अगर इस हिसाब से कि ये टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर है और ये है यूनिट एरिया जिसके ऊपर ये प्रेशर एक्ट कर रहा है, ये सरफेस है, सरफेस पर यूनिट एरिया। तो वेट ऑफ द एयर इन द कॉलम अप्लाइज ए प्रेशर टू द पॉइंट एक्स। तो ये देख सकते हैं इतना प्रेशर ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर डाल रहा है, इसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। कि द फोर्स और द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर उसको बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। The amount of atmospheric pressure upon us is quite large due to the large surface area of the atmosphere around the earth, but we do not experience any of its effects। देखिए कि जो अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो काफ़ी बड़ा है, जैसे कि मैंने बताया काफ़ी बड़ा है ड्यू टू द लार्ज सरफेस एरिया, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी बड़ा है एटमॉस्फेयर में, लेकिन अर्थ का। बट वी डू नॉट एक्सपीरियंस एनी ऑफ इट्स इफेक्ट्स, लेकिन हम इसका प्रभाव क्यों नहीं अनुभव करते? क्योंकि जो प्रेशर ऑफ एयर है हमारे बॉडी के अंदर वो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्वल है। इसी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है एटमॉस्फेयर का हमारे बॉडी के ऊपर उसका कुछ इफेक्ट नहीं होता। हाउएवर sometimes at higher altitudes where the atmospheric pressure is low as compared to that at the earth surface, nose bleeding occurs। ये क्यों होता है? नोज ब्लीडिंग क्यों होता है? देखिए, दिस इज सो बिकॉज एट दैट टाइम ऑफ द ब्लड प्रेशर इन आवर बॉडी बिकम्स हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि जितना ही हम ऊपर जाएंगे अर्थ के सरफेस को छोड़ के उससे क्या होगा कि हमारे बॉडी का जो प्रेशर है वो हायर हो जाता है।
किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। उसीलिए कभी कभार नोज से ब्लीडिंग भी होने लगती है जब हम हायर एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं। सो गाइज, आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू में समझाया गया है कि जैसे ही कि अगर एक बंदा, लुक एट हाउ फ्यू एटम्स आर प्रेसिंग डाउन ऑन द गाय एट द टॉप, ये टॉप में पहुंच चुका है, इसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है किसका? इस एटम्स वगैरह का। यहाँ पे जो एटम्स हैं इनका प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है, जो लिक्विड्स के, जब वो हायर एल्टीट्यूड के ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जब ये लोअर एल्टीट्यूड में था, बिल्कुल ये अर्थ के सरफेस के ऊपर था, तो यहाँ पे हायर प्रेशर तो था, लेकिन ये क्या कर रहा था? उसका बॉडी का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको वो कंट्रोल कर रहा था। लेकिन जैसे ही ऊपर जाता है, एल्टीट्यूड में पहुँचता है, तो इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है एयर का, वो कम हो जाता है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर का जो प्रेशर होता है वो राइज हो जाता है। इसी वजह से हम लोग अफेक्टेड होते हैं। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि आपका क्या क्या डाउट है। इसी तरीके से आप अगर हमें एनकरेज करते रहेंगे तो हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस और बनाते रहेंगे। हमारा मोटिव ये है कि आपको किसी अच्छे तरीके से पर्टिकुलर एजुकेशन मिल पाए और आप आगे बढ़ पाए। जय हिंद।